अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक अद्वियात के ज़राए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि होम्योपैथिक, एलोपैथिक या हिकमत, इन सब चीज़ों में, इन सब तरीक़े इलाज में जो है वो हमें जो सबसे अहम रिक्वायरमेंट होती है वो अद्वियात की होती है। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर जो अद्वियात हैं वो बकिया पैथीज़ की निस्बत जो है वो थोड़ी चेंज होती है या बिल्कुल समझ लें अपोजिट होती है। ये दवाएं हम लोग हिकमत की तरह ही मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात को हासिल करने के ज़राए कौन कौन से, मैं उन ज़राए के पहले आपको नाम बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको डिफ़ाइन करता हूँ। नंबर 1, नबाताती यानी कि बॉटनिकल सोर्सेज या प्लांट किंगडम जो कहलाती है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आ जाती हैं चीज़ें, जिस तरीके से प्लांट जो है वो होल प्लांट भी आ जाएगा, प्लांट का कोई हिस्सा भी, जिस तरह से बाज़ अद्वियात हैं वो जिस तरह कैलेंडोला है तो वो गेंदे के फूल से बनती है, और बाज़ चीज़ें वो जड़ों से बनती हैं, बाज़ पूरे के पूरे प्लांट से बनती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम नबातात या प्लांट किंगडम के ज़रिए हासिल करते हैं। एनिमल किंगडम सेकंड नंबर पे आती है, यानी कि हैवानी ज़राए से जो हम अद्वियात हासिल करते हैं, जिसके अंदर कैंथरस जैसे मकड़ी से बनती है, ब्लाटा लाल बेग से बनती है, एपिस शहद की मक्खी से बनती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जो एनिमल हैं उनसे बनती है। अच्छा, कुछ सेम नबातात की तरह कुछ चीज़ें पूरे के पूरे एनिमल से बनती हैं, जिस तरह से छोटी अद्वियात जिनका मैंने छोटे एनिमल्स का नाम लिया, और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बनती हैं। तो ये आ जाती है सारी की सारी जो है वो एनिमल किंगडम या हैवानी ज़राए। तीसरे नंबर पे जो बहुत अहम ज़रिया है वो है मादनियाती ज़राए यानी कि मिनरल सोर्सेज। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स हैं, बायोकेमिक साल्ट्स भी इसी में आ जाते हैं, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स हैं, जैसे हम जानते हैं कि कॉपर से क्यूप्रम मेटलिकम बनती है, लोहे से फेरम मेटलिकम या फेरम फॉस भी बनाई जाती है, मुख्तलिफ उनको दो चीज़ों को मिला के। और इसके अलावा हम लोग जिंकम मेटलिकम है, स्टेनम मेटलिकम है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से बनाते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ और कालीफास है या मुख्तलिफ़ किस्म की कलकेरिया फास है, ये सारी चीज़ें, कलकेरिया कार्ब है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिनरल या नबातात मिनरल या मादनियाती ज़राए से हम लोग जो है वो हासिल करते हैं और उनको होम्योपैथिक शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है नोसोड्स, सार्कोड और नोसोड। सार्कोड जो होते हैं वो होते हैं किसी भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, ये एनिमल और प्लांट किंगडम की एक थोड़ी सी एडवांस शक्ल है। उसके अगर अद्वियात को हम लोग एनिमल या नबातात के दुरुस्त हालत के हिस्सों को अगर हम हासिल करेंगे, जिनके अंदर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होगी, तो वो कहलाएंगे सार्कोड्स। नोसोड इसके बिल्कुल उलट हैं। जैसे हम किसी बीमारियाती कैफियत, जिस तरह से जो हाइड्रोफोबिया का शिकार कुत्ता होता है, जिसे हम हल्काओं का शिकार या पागल कुत्ता कहते हैं, उसके लुआब से बनती है हाइड्रोफोबिनिया। तो ये चीज़ें जो हैं, अच्छा हम ये चीज़ जानते हैं कि नॉर्मल कुत्ते की थूक में वो असरात नहीं होते, या हम लोग सुराइनम बनाते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो फोड़ा होता है उसकी पीप से सुराइनम बनती है। नोसोड्स में हम बीमारियाती कैफियत, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियाती जो मवाद होते हैं उससे हम लोग अद्वियात बनाते हैं, वो नोसोड्स कहलाती हैं। सार्कोड में हम इंसानों या सेहतमंद जानवरों की जो रतूबात होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से थायराइडिनम है, वो थायराइड की जो रतूबत होती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स निकलते हैं उसमें से, उसके ज़रिए हम बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो होती हैं जो कि हेल्दी प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके बाद जो सबसे आखिरी सोर्स है वो होती है गैर मादी अनासिर, जो कि होम्योपैथी की सबसे आखिरी सोर्स है। इसके अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर या असरात मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स के भी होते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हम एक्सरेज जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो वहाँ के टेक्नीशियंस होते हैं, उनको भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो रही होती हैं, और हम जानते हैं कि उन्होंने एक ख़ास किस्म का ड्रेस पहना हुआ होता है, जिस ड्रेस की वजह से उनके ऊपर वो एक्सरेज कम से कम असरअंदाज होती हैं। लेकिन चूँकि उन लोगों का हर रोज़ का वहाँ पे गुजर होता है, हर रोज़ वहाँ पे उन्होंने कई लोगों का एक्सरे करना होता है, तो वो बॉडी पे उनकी कई बद असरात जो है वो मुरतब कर देती हैं।
इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि चाँद और सूरज का हमारे पानी के ऊपर भी असर होता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि 14वीं का चाँद जो है, या जितनी चाँद की डेट्स जो है वो बढ़ती जाती हैं, तो उन डेट्स में मद्दोजज़र पानी के अंदर, समंदर के अंदर इतना बढ़ जाता है कि उन डेट्स में जो है वो समंदर पे जाने से मना किया जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 3 हिस्सों से ज़्यादा पानी पाया जाता है, इसलिए चाँद के असरात, चाँद की डेट्स के असरात हमारे ऊपर भी जो है वो पड़ रहे होते हैं। इसलिए हम लोग कुछ गैर मादी अनासिर और कलर्स का भी हम जानते हैं। रेड कलर की रोशनी अगर हमने नाइट बल्ब रेड कलर का लगाया हुआ है तो वो कुछ अरसे में रेड कलर जो है वो हमारे एग्रेसिव मूड कर देगा। ग्रीन कलर का अगर हम जो है वो एटमॉस्फेयर अपना कर लेते हैं, ग्लासेस ग्रीन लगाते हैं, तो हमें वो ठंडक सी, सुकून सा फील हो रहा होता है। इन सब चीज़ों का बॉडी पे असर होता है। एक्सरे से हम लोग दवाएं बना लेते हैं, एक्सरे से होम्योपैथिक दवा बनती है। एक्सरे गैर मादी, गैर मादी का मतलब ये कि ऐसी चीज़ जिसको हम लोग ना तो मेजर कर सकते हैं, ना हम उसका वज़न कर सकते हैं, ये ना वो जगह घेरती है, तो ये गैर मादी अनासिर जो है वो कहलाते हैं। लूना, हम लोग चाँद की, फुल चाँद की रोशनी जो होती है उसके ज़रिए हम लोग जो है वो लूना बनाते हैं। उसका क्या प्रोसेस है वो जाहिर सी बात है, जब हम लोग जो है वो टिचुरेशन वगैरह आपको सिखाएंगे तो उसके अंदर फिर इसके बारे में भी जिक्र कर देंगे। और इसके अलावा मैग्नेट से भी अद्वियात, मैग्नेट की जो वेव्स होती हैं उनसे भी जो है वो अद्वियात जो है वो बनती है। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके ज़रिए अद्वियात बनती है। ये सारी की सारी गैर मादी अद्वियात हैं जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं इंसान के ऊपर और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ आज जो है वो होम्योपैथिक अद्वियात की सोर्सेज के बारे में पता चल गया होगा। लास्ट में मैं आपको उन अद्वियात को सिर्फ उनके मैं नाम ले लेता हूँ, उन सोर्सेज के जिनसे होम्योपैथिक अद्वियात बनती हैं। नंबर 1 प्लांट किंगडम यानी कि नबाताती ज़राए। नंबर 2 एनिमल किंगडम यानी कि हैवानी ज़राए से जो अद्वियात हम हासिल करते हैं। नंबर 3 मिनरल साल्ट आ जाता है। मिनरल और साल्ट हम जानते हैं कि एक ही मादनियात जो है वो सोर्सेज होती हैं। उसके बाद नोसोड्स आ जाते हैं, सार्कोड्स आ जाते हैं, और सबसे आखिर में गैर मादी अनासिर के ज़रिए जो हम अद्वियात हासिल करते हैं ये आते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को सवाल करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं सवाल। जैसा कि आपने बताया कि नोसोड्स में बीमारियाती रतूबात और टिश्यूज से बनाते हैं, तो जब वो इंसान अगर इस्तेमाल करेगा तो क्या उसको नुकसान नहीं होगा? ठीक है, मुनासिब सवाल है। देखें, असल बात तो हकीकत है, जिस तरह से आजकल भी हम लोग जानते हैं कि ये बीमारी, अगर छूत वाली बीमारियां या जो हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं तो वो एक से दूसरों को फैलती हैं। तो ये तो हम कह रहे हैं कि हाइड्रोफोबिनियम हम कुत्ते के लुआब से बनाते हैं, तो उसका बहुत आसान सा जवाब वो आप लोग जब हमारी 2nd नंबर की वीडियो देखेंगे जिसके अंदर जो है वो हमने वो किया है होम्योपैथी की पोटेंसीज बनाने का तरीका बताया है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम हम लोग नोसोड्स इस्तेमाल करेंगे, नोसोड्स को हमने कभी भी निचली ताकतों में इस्तेमाल नहीं करना। 1x 2x 3x 30 में भी आम तौर पर नोसोड्स इस्तेमाल नहीं होता। और ये हम जानते हैं, चाहे कोई मिनरल हो, चाहे वो साल्ट, चाहे वो नोसोड्स हो, उनको 6x के बाद उनके किसी किस्म के असरात नहीं होते उस दवा के अंदर। उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है और हम आम तौर पे नोसोड्स जो हैं वो 200 में, 1m में यानी कि 1000 में, या cm में 10m में, इन हाई पोटेंसीज में इस्तेमाल करते हैं और उनका रिपीटेशन भी ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से वो जाके जिसम में सिर्फ एक अद्वियाती मैसेज पहुंचाती है, लेकिन उनके जो जरासीम होते हैं या उनकी जो बीमारी पैदा करने वाली कैफियत होती है वो फिनिश हो चुकी है। सर, पागल कुत्ते के लौक से जो दवा बनती है, क्या वही दवा कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी को दूर करती है? बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होता है। हम लोग पागल कुत्ते के जो लुआब से दवा बनती है उसी से हम जो है वो पागल कुत्ते यानी कि जो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, पागल कुत्ते का जो अलामात होती हैं हाइड्रोफोबिया कहलाती हैं, तो उन्हीं को हम हाइड्रोफोबिनियम से जो है वो दूर कर देते हैं। और उसके अंदर जो जो अलामात पैदा होती हैं वो हम हाइड्रोफोबिनियम जब देते हैं हाई पोटेंसी में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नोसोड्स हम लोग जो है वो लो पोटेंसीज में या मीडियम में भी आमतौर पर नहीं देते, तो वो 200 या 200 से अबव पोटेंसीज में जो है वो हम देते हैं, तो उससे उसकी तमाम वो अलामात रफ़ा हो जाती हैं और वो मरीज़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि हम हाइड्रोफोबिनियम से हाइड्रोफोबिया का इलाज करते हैं, तो क्या हम कोरोना वायरस से कोरोना का इलाज नहीं कर सकते? ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो हमें कोई भी कोरोना असल में बिल्कुल नया वायरस है, अभी अभी आया, इतना हम जाहिर सी बात है होम्योपैथ्स को इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये थोड़ी बीमारी भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि नॉर्मल जो मैंने जिस तरह से मैंने तमाम सोर्सेज बताई, मिनरल है, साल्ट हैं, एनिमल किंगडम है या प्लांट किंगडम, इन सब चीज़ों से जो हम अद्वियात की प्रूविंग करते हैं वो बड़ा ईजी से, मतलब
हम जो है उनको किसी जब पेशेंट को देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके असरात होने के इम्कानात नहीं होते, क्योंकि जब हमने किसी चीज़ की प्रूविंग करनी होती है तो वो हमने उसको वो मिकदार इस्तेमाल करवानी होती है। कोरोना के बारे में अभी तक हम लोग कोई इस किस्म के एक्सपेरिमेंट थोड़े बहुत अगर कहीं हुए भी हैं, लेकिन कोई बाकायदा जो है वो उनकी प्रूविंग नहीं हो सकती। हाइड्रोफोबिया यानी कि जो हल्काव ज़्यादा कुत्ता है उसके लुआब की बाकायदा जो है वो प्रूविंग हो चुकी है, यानी कि हाइड्रोफोबिनियम दवा जब हम मेट्रिमेडिका में शामिल है, इसका मतलब ये कि उसकी बाकायदा जो है वो सेहतमंद इंसानों पे प्रूविंग हो चुकी हुई है, उसके तमाम हमने अनामात ले ली। अब हम उसको अपनी इन्वेंट्री के अंदर अपनी जो है वो अद्वियाती लिस्ट के अंदर शामिल करके हम बहुत आसानी से हाइड्रोफोबिया के पेशेंट्स का इलाज करते हैं। लेकिन कोरोना की जब तक प्रूविंग नहीं हो सकती, कोरोना वायरस की जब तक प्रूविंग नहीं होती, तब तक हम इसको अपनी इन्वेंट्री में शामिल ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है जैसा बाज़ लोग ये कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जिस तरह से हम कहते हैं सुराइनम से हम जो है वो खारिश का इलाज या जो फोड़े फिंसियाँ होती हैं उनका इलाज कर लेते हैं क्योंकि वो पीप से बनी हुई है दवा, या हाइड्रोफोबिनियम का हम लोग जो है वो इलाज कर लेते हैं, हाइड्रोफोबिनियम से हम हाइड्रोफोबिया का इलाज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कोरोना से कोरोना का इलाज कर सकते हैं, मुमकिन है ऐसा, लेकिन वो अद्वियात जब तक प्रूव नहीं होंगी तब तक हम उनको जो है वो अपनी इन्वेंट्री में शामिल ही नहीं कर सकेंगे। ये कहलाती है आइसोपैथी। ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जैसे किसी इंसान को कोई खुदा न खास्ता कहीं जैसे हाथ गल रहा है उसका या कोई, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि वहीं से वो रतूबत लेके उसको जो है वो टिचुरेट करके इंसान को इस्तेमाल करवा देते हैं, तो वो कहते हैं उससे शायद फ़ायदा होता है, लेकिन ये कोई ख़ास तरक्की याफ्ता तरीका इलाज नहीं है। आइसोपैथी कोई ख़ास तरक्की याफ्ता इलाज नहीं है। इसलिए जब तक हम किसी भी, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो हाइड्रोफोबिया हो, जब तक हम उसकी कंप्लीट प्रूविंग नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अपनी प्रूविंग करने का मतलब ये नहीं कि मैं अकेले से प्रूविंग करनी शुरू कर दूं और उसको मैं लिस्ट में शामिल कर दूं। नो, इसका बाकायदा एक सिस्टम है, फार्माकोपिया पूरे का पूरा जो है वो बताता है कि इस तरीके से जो है वो इसकी प्रूविंग की जाए। उसके बाद बाकायदा उसकी जो है वो जर्नल्स के अंदर छपता है, उसके बाद बाकायदा और जगहों पर भी उसकी प्रूविंग होती है, उसके बाद जाके वो फिर मेट्रिमेडिका में शामिल होती है। अगर कोरोना वायरस की से बनने वाली कोई दवा हम लोग जो है वो मेट्रिमेडिका में शामिल कर लेंगे, उसके बाद हम क्लेम कर सकते हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी से या कोरोना के जो लॉब वगैरह जो भी हम हासिल करेंगे कोरोना जिससे, उससे हम कोरोना का भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रूविंग करना लाजमी है।